सभ्यता, पूरी एक संस्कृति, पूरा एक नगर नष्ट होने के कगार पर। हमें नहीं पता हम कब आएंगे यहाँ पर वापस। पूरे उत्तराखंड के अंदर जो जगह जगह तमाम प्रकार से इस प्रकार की बातें आई हैं कि पूरा उत्तराखंड खतरे में है, जोशीमठ शहर खतरे में है। भगवान नरसिंह जी की कृपा से हम इस सब से उभरेंगे। तो चलिए, अब तक आपने देखी तरक्की की एक तस्वीर, बढ़ते बदलते भारत की उम्मीदों को जगाती हुई तस्वीर, लेकिन अब आपको दिखाते हैं भारत की दूसरी तस्वीर, जहां पूरा का पूरा गांव जमींदोज होने के कगार पर खड़ा है। कोई कहता है कि ये विकास के अंधी दौड़ का नतीजा है, तो कोई कहता है ये कुदरत की आफत है। जितने मुंह उतनी बातें हो रही है। किस्सा जोशीमठ का है, जहां पूरा शहर दरक रहा है, लेकिन अब तो बात जोशीमठ से आगे निकल गई है। अब टिहरी, बागेश्वर, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी समेत कई इलाकों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है, जिसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि दुखों का पहाड़, इसका जिम्मेदार कौन है, इस आफत का गुनहगार कौन है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। दरकते जोशीमठ के दर्द को पूरा देश देख रहा है, मगर तस्वीर इससे आगे की भी है। ये दर्द अकेले जोशीमठ का नहीं, पूरा उत्तराखंड छलनी हो रहा है। जोशीमठ के अलावा टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग जिलों में भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां लोगों के घरों में पड़ रही दरारों ने दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। ये दरार उनके घर में है, ये छलनी उनका दिल हो रहा है। टिहरी अटाली के एक छोर पर भारी भूस्खलन के कारण दर्जनों मकानों में दरारें आ गई हैं। वहीं गांव के दूसरे छोर पर सुरंग में चल रहे ब्लास्टिंग के काम से घरों में भी भारी दरारें आ गई हैं। पौड़ी में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के सुरंग निर्माण कार्य से श्रीनगर के हेदल मोहल्ला, आशीष विहार और नर्सरी रोड सहित कई घरों में दरारें दिखने लगी हैं। जबकि बागेश्वर के कपकोट के खरबगड़ गांव पर खतरा मंडरा रहा है और जगह जगह से पानी का रिसाव हो रहा है। उत्तरकाशी के मस्तदी और भटवाड़ी गांव खतरे के निशान में है। यहाँ भी गांव धीरे धीरे धंस रहा है, घरों में दरारें अभी से नजर आने लगी हैं। जबकि रुद्रप्रयाग का मरोदा गांव में कई घर नष्ट होने के कगार पर है। जोशीमठ से अभी तक 82 परिवारों को फिलहाल के लिए सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया गया है, लेकिन अभी भी 600 से ज्यादा परिवार इस ठिठुरन भरी ठंड में मौत की मुंडेर पर सर रखकर सोने को मजबूर है। और अब दूसरे गाँवों से भी आ रही ये खबरें सोचने को मजबूर कर रही है, क्या विकास ऐसे ही होता है? ईटी नाउ स्वदेश। तो चलिए, देखा आपने दुखों का पहाड़ का दर्द। अब इसी मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं एक्टिविस्ट त्रिलोचन भट्ट और प्रोफेसर DS बागरी, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, हेमंती नंदन बगुणा, गढ़वाल यूनिवर्सिटी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश में और इस चर्चा में। त्रिलोचन सर, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूँगा। आप जैसे कि जानते हैं कि उत्तराखंड में कितनी समस्या हैं। जो आज जोशीमठ का आज सच आपने देखा, वो एक सच है। दूसरा सच ये भी है कि जो आज ये जोशीमठ का दर्द पूरा देश देख रहा है, कल लोग इसी दर्द को बड़ी ही आसानी से भूल जाएंगे, जैसे ही सब चीज़ें थोड़ा सा सामान्य होंगी। लेकिन सच्चाई ये भी है कि ये इसी तरह की समस्याएं ये आज की नहीं है, ये पहले की भी है, और इसको लेकर लगातार उत्तराखंड में आंदोलन भी चलते आए हैं और कई आंदोलन कुछ हद तक सफल हुए, कुछ हद तक फेल हुए। आपको क्या लगता है कि आखिर कहाँ पर चूक हो गई, जो इस तरह की जो जोशीमठ की जड़ दर्द जो हम देख रहे हैं, उस तरह की घटनाएं आज हमको देखनी पड़ रही हैं? जी, यदि मैं जोशीमठ की बात करूं तो मैं आज अभी थोड़ी देर पहले मैं जोशीमठ से यहाँ देहरादून में पहुंचा हूं। तो जोशीमठ में ये जो अभी अभी नहीं हो रहा है, आज से ठीक 7 महीने पहले मई में मैं खुद वहां गया था और जोशीमठ का एक इलाका धंस रहा था। वहां कई मकानों में दरारें आ रही थी। मैंने कई जगह पे, कई प्लेटफॉर्म पे ये लिखा भी है, कई मैगजीन में भी लिखा। मैंने पर्यावरण से संबंधित मैगजीनों में मैंने ये बात लिखी। मैंने कुछ वीडियो भी बनाए। ये जो घर धंस रहे थे, एक पर्टिकुलर एरिया था, वो छावनी बाजार उसको कहते हैं, गांधीनगर छावनी बाजार। तो वहां 7 महीने बल्कि 14 महीने पहले से वहां धंसना शुरू हो गया था। मैं 7 महीने पहले वहां पहुंचा था और मैंने ये पब्लिक डोमेन में ये बात डाली थी, लेकिन कहीं किसी ने ध्यान नहीं दिया। न तो वहां मीडिया पहुंचा, न ही प्रशासन पहुंचा। और चमोली के डीएम की तो स्थिति ये है कि अभी जब तक बद्रीनाथ के कपाट खुले थे, बंद नहीं हुए थे, तो बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के तहत काम चल रहा है।
तो वो हर महीने जोशीमठ से होकर बद्रीनाथ जाते थे। जोशीमठ के लोगों ने कई बार उनको ज्ञापन दिया था, मौखिक रूप से मिले थे कि महाराज जी जरा यहाँ आके देख लीजिए, दरारें पड़ रही हैं। लेकिन जोशीमठ से रोज वो बद्रीनाथ जाते थे, बद्रीनाथ से वापस गोपेश्वर आते थे, वो एक भी दिन वहां नहीं रुके। स्थितियां जब खराब हो गई, ये पर्टिकुलर एक दो जनवरी की रात के लोग बता रहे हैं कि अचानक 1:30 से 2 बजे क्या हुआ, कैसा हुआ, अचानक दरारें जो पहले से थी वो चौड़ी हो गई और कई इलाकों में नई दरारें आ गई। मेरा मानना यह है कि यदि समय रहते 14 महीने पहले नहीं तो 7 महीने पहले ही यदि इस पे कदम उठाया गया होता, सोचा गया होता, ट्रीटमेंट करने की कोई बात हुई होती, लोगों को सही सुरक्षित जगह पे यदि बसाने की तभी से बात हुई होती तो आज ये अफरा तफरी का माहौल नहीं होता। जी बिल्कुल। बागरी सर, अब आपके पास आना चाहूँगा, ये समझना चाहूँगा कि हर कोई कह रहा है कि ये जो कई लोग कह रहे हैं वहाँ के स्थानीय लोग कि ये आफत जो है NTPCL की तरफ से है, प्रोजेक्ट की वजह से है, और उनकी तरह कई लोगों को कहना है कि ये कुदरती आफत है। आखिर आपसे समझना चाहूँगा कि ये आफत आखिर क्या है? कुदरती आफत मानेंगे इसको या वाकई में मानव निर्मित ये आफत है? साहब, मैं इसको मानव निर्मित ज्यादा मानूंगा, क्योंकि यहाँ के आदमी को हिमालय की जियोलॉजी समझने की जरूरत है। सरकार को भी, प्रशासन को भी। लखनऊ की जमीन, दिल्ली की जमीन बिल्कुल अलग है, जोशीमठ का इलाका बिल्कुल अलग है। मैं उसके कॉन्टेक्स्ट में, मतलब जमीन के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं। हायर हिमालय, उच्च हिमालय, चाहे वो उत्तरकाशी का क्षेत्र हो, चाहे वो ये जोशीमठ का हो, चाहे वो पिथौरागढ़ का हो, यहाँ पर ज्यादातर भूमि ग्लेशियल हिमानियों द्वारा निर्मित है, हिमानियों द्वारा जनित है। वो जो मलबा है उसमें ज्यादा हार्डनेस, ज्यादा वो कॉम्पैक्ट नहीं होता, ज्यादा वो मजबूत नहीं होता। और जोशीमठ के संदर्भ में जो हुआ, जहां पे ड्रेनेज नहीं था, सीवर नहीं था, जो कि लोकल प्रशासन की ही जिम्मेदारी होनी चाहिए, वो पानी सीधा जमीन के अंदर रिसता गया। फाइन सेडिमेंट, जो बारीक मिट्टी और सिल्ट थी बड़े बड़े बोल्डर्स के बीच, वो आज से नहीं दशकों से बहती गई आपस में। जैसे यूं समझ लीजिए 2 ईंट के बीच का मसाला जो है वो खत्म हो रहा है। बाद में बड़े बड़े बोल्डर्स और लूज हो गए, ऊपर बढ़ते हुए जोशीमठ के एक्सपेंशन का, फैलाव का बोझ नहीं ढो पाए और वो क्रैक्स कई समय से दिख रहे थे। आज इसकी ये मैक्सिमम हाइट पे आ गया। जहां तक आपका प्रश्न है कि क्या NTPC की टनल का पानी इसके लिए जिम्मेवार है, तो एज ए जियोलॉजिस्ट मैं इसी फील्ड में कुछ काम करता हूं। हर पानी के अपने सिग्नेचर होते हैं, आइसोटोप्स, समस्थानिक के संदर्भ में कह रहा हूं मैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अपने आइसोटोप्स होते हैं। जैसे ये पावर प्रोजेक्ट है तपोवन, तो नदी के पानी को ब्लॉक करके फिर टनल में पानी आया, तो टनल के पानी का सैंपल और नदी के पानी के सैंपल के सिग्नेचर जब तक आपस में मिल नहीं जाते, जिनके सैंपल NIH रुड़की ने भी सैंपलिंग कर ली है, तो जब तक ये बखूबी रूप से स्पष्ट नहीं हो जाता कि दोनों पानियों के सैंपल एक ही हैं, तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि ये टनल का पानी इसके लिए जिम्मेवार है। क्योंकि स्प्रिंग या एक्यूफर का जो पानी होगा उसके सिग्नेचर्स कुछ और होंगे, नदी के पानी के सिग्नेचर्स कुछ और होंगे। प्रमाणिकता के साथ यह बात प्रूव हो जानी चाहिए, प्रमाणित होनी चाहिए कि ये जब सिग्नेचर का मिलान हो जाएगा तभी हम कह सकते हैं कि ये NTPC टनल के कारण हुआ है। बिल्कुल, यानी कि अभी पानी की जांच होगी और उसके बाद ये तय हो पाएगा कि अगर ये पानी का मैच हो जाता है उसके बाद ये तय हो पाएगा कि NTPC के कारण हो या किसी और कारण। लेकिन बागरी सर, इसी में एक बात और आगे जोड़ना चाहूँगा जो बड़ी चिंता की बात है कि जोशीमठ के अलावा कर्णप्रयाग, टिहरी, चंबा और कई ऐसे इलाके हैं जहां इस तरह की समस्याएं फिर से आने लगी हैं।
तमाम तरह के लोग अपने घरों की जो दरारें दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी वजह से हुआ है। खासकर अगर दूसरी बात करूं मैं, अगर जो चार धाम परियोजना है और तमाम तरह के प्रोजेक्ट हैं, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन है, इन तमाम चीज़ों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं लोग शुरू से इनका विरोध करता है। तो क्या ये मान लिया जाए कि वाकई में ये फिर से सरकार ने विकास की जो अपनी पहचान बनाने की कोशिश में इन लोगों की जो मांगे थी या इन लोगों की जो चिंता थी उसको दरकिनार किया, उसकी वजह से ये हमको आज ये हाल देखना पड़ रहा है? ऐसा पूरी की पूरी परियोजना को तो नहीं कह सकते, लेकिन जहां पे स्लाइड जोन्स हैं जिनको जियोलॉजी की भाषा में पैलियो लैंडस्लाइड्स, पुराने लैंडस्लाइड्स कहते हैं, पुराने मलबों पे जो गांव जो आबादी बसी हुई है, इन टनल्स के एक्सकेवेशन में, इनके खुदान करने में, इनको बनाने में वहां पे ज्यादा हलचल हुई है, उनमें क्रैक्स डेवलप होना लाजमी बात है। मैं आपको एक उदाहरण दूं, उत्तरकाशी जिले में एक गांव है मस्ताड़ी, और मैंने 1999 में अपनी पीएचडी उस इलाके में की है और अपनी थीसिस में साफ साफ लिखा है कि ये मस्ताड़ी गांव एक कोलुबियल फेंस पे बसा हुआ है, एक पुरानी लैंडस्लाइड पे बसा हुआ है जहां पे ढाल 50-55 डिग्री से ज्यादा है। उस गांव में जब लोग तिमंजिले घर बनाएंगे और नीचे की चट्टान उसको सहन नहीं कर पाएगी तो असर क्या होगा? कल मैं एक प्रतिष्ठित देश के न्यूज चैनल पे देख रहा था मस्ताड़ी का जिक्र, जो मैं शब्द यूज कर रहा हूँ 1999 में अपनी थीसिस में लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। एक गांव है धोतरी के पास, जलपुर नदी घाटी में बागी, वो पूरा गांव 75% गांव वर्टिकली जमीन में समा गया, क्योंकि ये पुराने गांव, ये जो पैलियो लैंडस्लाइड्स पे या कोलुबियल फेंस पे बसे हुए हैं, इनकी नियति ऐसे ही होगी जब तक यहाँ पर एक स्ट्रिक्ट बिल्डिंग कोड, जैसे कई लैटिन अमेरिकन कंट्री, चिली में होता है स्ट्रॉन्ग कॉलम वीक बीम, ऐसा कोई बिल्डिंग कोड हो। सरकारी बिल्डिंग भी अगर हरसिल में बनती है वो भी 3 मंजिला बनती है। अरे भैया, अगर आपकी सरकारी बिल्डिंग पे इतना आरसीसी लगा हुआ है तो ये आपदा प्रबंधन आप किसको पाठ पढ़ा रहे हैं? क्या हमारे पहाड़ में जो पठाल के मकान थे वो कहीं कभी दरके नहीं? अंग्रेजों का ज्ञान क्या हमसे कम था, जिन्होंने सिलगुड़ी, दार्जिलिंग, शिमला, मसूरी, जम्मू, डलहौजी सब चद्दर और लकड़ी के मकान बनाए? लेकिन गांव में आप कहिए कि स्टेटस सिंबल है कि क्या है, इन कोलुबियल फेंस पे जितने गांव होंगे सेटल, यही क्या जो नदी घाटी में भी शहर हैं, और वो अगर वहां पे हार्ड रॉक्स। बाकी सर आपकी थोड़ा आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है। मैं त्रिलोचन सर के पास जाना चाहूंगा। त्रिलोचन सर, जिस तरह से बागरी सर ने बताया वाकई में काफ़ी जो अहम पॉइंट है कि लोगों को भी शायद पता है और ना पता हो, लेकिन हकीकत यह है कि जो जिस जोन पे वो घर बना रहे हैं वो वाकई में थोड़ा सेंसिटिव है। प्रशासन को भी पता है, लेकिन प्रशासन भी उन चीज़ों को इजाज़त देता है। उन चीज़ों को इजाज़त क्या देता है? उनकी खुद की बिल्डिंग उसी पे बनी होती है। तो ऐसे में क्या हम सारा दोष प्रोजेक्ट जो कंपनियां उनको दे दें, या हमारी खुद की जिम्मेदारी है, प्रशासन की और लोगों की खुद की जिम्मेदारी है? ऐसे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि अब जो आज की जो खबरें हैं वो हर जगह, टिहरी हो, पौड़ी हो, बागेश्वर हो, हर जगह आ रहा है। तो ऐसे में आप क्या देखते हैं? उत्तराखंड का भविष्य कहाँ देखते हैं आप? सर, मेरा ये कहना है कि आम लोगों को जिम्मेदार ठहराने की परिपाटी बहुत पुरानी है। इस बार भी यही हो रहा है। 1976 में मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी थी। उन्होंने कह दिया था कि जोशीमठ मोरेन पे बसा हुआ है। तो फिर जो वहां नगर पालिका है उसने ऐसे रूल्स क्यों नहीं बनाए? एक जिस होटल के सामने पूरा का पूरा मीडिया खड़ा है वो होटल 7 मंजिल का है। जोशीमठ जैसी जगह पे, जिसकी 1976 में रिपोर्ट आ चुकी है, मोरेन पे बसा है, वहां कैसे इजाजत मिल गई 7 मंजिला होटल बनाने की? और फिर उस रिपोर्ट के आधार पर जब वह परियोजनाएं बन रही हैं इस इलाके में, क्या उन रिपोर्टों को नहीं देखा जाता? हम आम आदमी पे दोष, हाँ आम लोगों का भी दोष है, लेकिन आम लोगों का कितना दोष है? यदि कोई मकान बन रहा है तो नगर पालिका के रूल्स उस पर लागू होते हैं। और वहां सीवरेज की जो बताया जा रहा है, सीवरेज की समस्या है, तो सीवरेज कौन देगा?
सीवरेज तो नगर पालिका की व्यवस्था है। और जहां तक लोगों की बात है, लोगों की गलती की बात है, तो लोग तो कहीं ना कहीं जहां जगह मिलेगी वहां अपने रहने के लिए अपना आशियाना बनाएंगे ही। मैं इस आरोप को पूरी तरह गलत ठहराता हूं, इस परिपाटी को गलत ठहराता हूं कि लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाए। लोगों ने गलती की, माना की, तो उस बड़ी कंपनी ने जो इतना करोड़ों रुपया खर्च करके वहां योजना बनाई, वो किस आधार पर बनाई? हम कैसे लोगों को दोष देते, ये मेरा कहना है। जी बिल्कुल त्रिलोचन साहब, आपका कहना बिल्कुल वाजिब है। मैं कई ऐसे उदाहरण हैं, एक जो ऋषिकेश से शिवपुरी से जादल की तरफ एक सड़क का उदाहरण देना चाहूँगा। 30 साल से लोग केवल 7 किलोमीटर की सड़क के लिए वहाँ मांग करें कि हमारी सड़क बन जाए, उसको नहीं इजाज़त मिलती। लेकिन उसके बदले जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं, पता नहीं चलता, 1-2 साल में उनको मंजूरी मिल जाती है, 8-10 साल में वो खड़े भी हो जाते हैं। तो ऐसे में सवाल वाकई में उठता है, सिस्टम को लेकर भी उठता है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड की इस दशा के लिए राजनीति को हम उतना ही जिम्मेदार माने जितना हम प्रोजेक्ट कंपनियों को की जो बेतहाशा तरीके से उनका जो डेवलपमेंट कार्य चल रहा है, और जिस तरह से लोगों की जो लापरवाही भी कई बार या अनजाने में जो भी होती है, या किसी भी वजह से हो, वो तो तमाम तरह की ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज उत्तराखंड का हर इलाका इसी तरह से जर्जर हो रहा है। और तमाम तरह की जो लगातार लोगों के घरों में दरारें आ रही है, प्रशासन को अभी से अलर्ट हो जाना चाहिए। जिन लोगों ने लगातार 6-6 महीने से, साल भर से, कई साल से मांग कर रहे हैं कि हमें पुनर्विस्थापित किया जाए, तो प्रशासन को अब इस बार वाकई में अलर्ट होकर उन लोगों की मांगें मान लेनी चाहिए, ताकि जोशीमठ जैसे हालात वहाँ दोबारा पैदा ना हो। त्रिलोचन सर और DS बागरी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, और आपने इतनी इम्पोर्टेंट राय रखी उसको लोगों को बताने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पूरी सभ्यता, पूरी एक संस्कृति, पूरा एक नगर नष्ट होने के कगार पर। हमें नहीं पता हम कब आएंगे यहाँ पर वापस। पूरे उत्तराखंड के अंदर जो जगह जगह तमाम प्रकार से इस प्रकार की बातें आई हैं कि पूरा उत्तराखंड खतरे में है, जोशीमठ शहर खतरे में है। भगवान नरसिंह जी की कृपा से हम इस सब से उभरेंगे।